नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है शमशानवासी यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी खौफनाक आप बीती जिसे सुनकर आपकी रगों में खून जम जाएगा और रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आप कहां से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं आज की ये डरावनी दास्तान। मेरा नाम राहुल है, मैं जयपुर का रहने वाला हूं और पिछले 26 साल से ट्रक चला रहा हूं। इस काम में जितना पैसा है उतनी ही मेहनत और खतरा भी है। दिन हो या रात, बारिश हो या धूप, सड़कें हमें रोक नहीं सकती। लेकिन मैं मानता हूं कि ट्रक ड्राइवर की जिंदगी सिर्फ माल ढोने की नहीं होती। हर सफर एक नई कहानी बनाता है, कभी हंसी मजाक वाली, कभी मुश्किलों से भरी और कभी इतनी डरावनी कि उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज मैं आपको उसी सफर की कहानी सुनाने जा रहा हूं। हम उस दिन जयपुर से निकले थे। ट्रक में गद्दे का माल लदा हुआ था जिसे हमें दूर अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचाना था। लंबा सफर था, कई दिन की ड्राइविंग लगनी थी। मेरे साथ मेरा खलासी सोनू था। सोनू मुझसे काफी छोटा है, लेकिन दिल से बहुत साफ और मुहाफट। कभी कभी उसकी बातें गुस्सा भी दिलाती हैं, लेकिन सफर लंबा हो तो किसी का साथ होना जरूरी है। सुबह सुबह निकलने के बाद पूरा दिन ट्रक दौड़ाते रहे, कभी सुनसान हाईवे, कभी छोटे कस्बों के बाजार, कभी टोल नाके। ट्रक का इंजन गरजता रहता और सड़क ऐसे लगती जैसे कभी खत्म ही ना होगी। शाम ढलते ढलते हम राजस्थान की सीमा पार कर चुके थे। सड़क पर गाड़ियां भी कम हो गई थीं और अंधेरा गहराने लगा था। ट्रक के हेडलाइट्स अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रहे थे। खाली सड़क, दोनों तरफ खेत और कहीं कहीं झुंड में खड़े पेड़। रात के करीब 10 बज चुके थे। सुबह से कुछ हल्का फुल्का खाया था, अब तक तो पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। मैंने सोनू से कहा, अब अगर जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं ट्रक साइड में रोककर वहीं खेत में उतर जाऊंगा। वो हंसकर बोला, भाई इतनी भी क्या जल्दी है, आगे कोई ढाबा जरूर मिलेगा, चलो थोड़ी देर और देखते हैं। करीब 15 से 20 मिनट बाद हमें सड़क के किनारे एक बड़ा सा बोर्ड दिखा। लाल पीले रंग से लिखा था, विष्णु ढाबा, यहां मिलेगा स्वाद असली देसी का। मैंने बिना देर किए ट्रक साइड में लगाया, ट्रक का हैंड ब्रेक खींचा और दोनों ने चैन की सांस ली। आ गया खाना, सोनू ने कहा और कूद कर नीचे उतर गया। मैं भी धीरे धीरे नीचे उतरा। रात का सन्नाटा था, लेकिन ढाबे के पास रोशनी और चहल पहल थी। बड़े बड़े बल्बों की पीली रोशनी, धुएं से भरा आसमान और ढाबे की चारपाइयों पर बैठे ट्रक ड्राइवर लोग। कहीं परतों में रोटियां बेलते हाथ, कहीं तवे पर छनकते पराठे, और उस सबके बीच लाजवाब खुशबू। प्याज, लहसुन और मसालों की महक इतनी तेज थी कि पेट और जोर से मचलने लगा। हम ढाबे के अंदर गए। एक पुराने रेडियो पर गाना बज रहा था, कभी साफ कभी खरखराहट के साथ। पीछे रसोई से बर्तन टकराने की आवाजें आ रही थी। मालिक, जो शायद खुद विष्णु था, हमें देख मुस्कुराया और बोला, आओ भाइयों बैठो, आज की सब्जी स्पेशल है, आलू प्याज की, पराठा गर्म गर्म मिलेगा। हमने चारपाई पर बैठते ही ऑर्डर दे दिया। खाना आया तो लगा जैसे स्वर्ग की दावत हो। मोटे मोटे पराठे, ऊपर मक्खन की परत, साथ में गर्मा गर्म सब्जी और छाछ का गिलास। हम दोनों ऐसे टूट पड़े जैसे महीनों से भूखे हों। हर कौर के साथ थकान दूर होती जा रही थी। करीब आधा घंटा बैठकर हमने जमकर खाना खाया। जब हम उठने लगे तो सोनू ने अपनी पुरानी आदत दिखा दी। उसने पेट सहलाते हुए मुस्कुराकर कहा, भाई अब अगर एक बियर मिल जाए तो मजा ही आ जाए। मैंने उसे घूरा, सोनू तू भी ना हर जगह मजाक सूझता है। माल अरुणाचल तक पहुंचना है और तू बियर पीकर लेटा रहेगा। वो हंसते हुए बोला, अरे भाई मैंने बस मजाक में कहा, चलो अगर आगे कहीं ठेका मिल गया तो ले लेंगे। मैंने हिचकिचाते हुए कहा, ठीक है देखते हैं। उस वक्त हमें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ढाबे से बाहर निकलने के बाद की सड़क हमारे लिए कैसी खौफनाक बनने वाली थी। हमें लगा था कि यह सफर आम दिनों जैसा ही रहेगा, लेकिन असल डर तो अब शुरू होना था। ढाबे से खाना खाकर जब हम बाहर निकले तो हवा में हल्की ठंडक घुल चुकी थी। ट्रक वहीं खड़ा था। पीली स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका साया जमीन पर लंबा होकर अजीब सा लग रहा था।
मैंने जेब से बीड़ी निकाली और जलाते हुए गहरी सांस खींची। सोनू बोला, भाई ये ढाबा तो सही था, खाना भी जबरदस्त, अब तो नींद आ रही है। मैंने बीड़ी का कश लेते हुए कहा, सोना मत अभी, सफर लंबा है और आज रात हमें और आगे बढ़ना होगा। सोनू ने सिर हिलाया और ट्रक की केबिन में चढ़ गया। मैंने आखिरी कश लिया, बीड़ी जमीन पर फेंकी और पैर से मसल दी। फिर ट्रक में चढ़कर इंजन स्टार्ट किया। रात गहरी हो चुकी थी, ढाबे की रोशनी पीछे छूट गई और अब बस ट्रक की हेडलाइट्स सामने अंधेरे को चीर रही थी। सड़क एकदम खाली, दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ इंजन की घरघराहट और टायरों की घर्षण की आवाज। साथ ही कभी कभी दूर जंगल से कोई अनजाना पक्षी चीख उठता। मैं स्टीयरिंग पर ध्यान लगाए हुए था। सोनू खिड़की से बाहर झांकते हुए बोला, भाई ये इलाका थोड़ा अजीब सा लग रहा है, दोनों तरफ घना जंगल, ना कोई गांव ना कोई गाड़ी, अगर ट्रक खराब हो जाए तो। मैंने उसकी बात काटी, डरपोक मत बन, ट्रक नया है और ईंधन भी पूरा भरा है, कुछ नहीं होगा। लेकिन सच कहूं तो मुझे भी उस सुनसान माहौल में एक अजीब सी घबराहट होने लगी थी। करीब आधा घंटा ऐसे ही चलता रहा। फिर अचानक सोनू ने धीरे से कहा, भाई देखो आगे सड़क के किनारे कोई खड़ा है। मैंने ध्यान से देखा। हेडलाइट्स की रोशनी में सचमुच सड़क किनारे एक परछाई नजर आई। कोई आदमी था, सफेद कपड़ों में। वो बिल्कुल हिल नहीं रहा था, बस सड़क के किनारे खड़ा था, जैसे हमारा इंतजार कर रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर और मजबूत हो गए। सोनू फुसफुसाया, रात के 12 बजे को यहां खड़ा क्यों होगा? जैसे जैसे हम पास पहुंचे उस आदमी का चेहरा साफ दिखने लगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि वो सामने देखकर भी हमारी तरफ नहीं देख रहा था, बस नीचे जमीन की ओर झुका खड़ा था। मैंने बिना गाड़ी रोके धीरे से ट्रक किनारे करके निकाल दिया। लेकिन जैसे ही हम उसके पास से गुजरे, मेरे कानों में हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी। शब्द साफ नहीं थे, लेकिन लगा जैसे उसने कहा हो, मत जाओ। सोनू ने तुरंत मेरी तरफ देखा। भाई तुमने सुना? उसने कुछ कहा था। मैंने कुछ नहीं कहा, सिर झुकाकर बस एक्सीलेटर और दबा दिया। लेकिन भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, पीछे देखने की हिम्मत नहीं हुई। बस यही सोचता रहा कि अगर अचानक वो आदमी ट्रक के सामने आ जाए तो। करीब 10 मिनट और चले होंगे कि सोनू अचानक चीख पड़ा, भाई वही आदमी देखो। मैंने ब्रेक दबा दिए। ट्रक थोड़ा झटका खाकर रुका। हेडलाइट्स फिर से उसी सफेद कपड़े वाले शख्स पर पड़ी। वो अब आगे सड़क पर खड़ा था, ठीक बीचों बीच। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकली। सोनू कांपते हुए बोला, ये कैसे हो सकता है? हमने तो उसे पीछे छोड़ दिया था ना। मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने गहरी सांस ली और किसी तरह हिम्मत जुटाकर हॉर्न बजाया। लेकिन वो आदमी टस से मस नहीं हुआ, बस वहीं खड़ा रहा। रात का सन्नाटा, ट्रक का इंजन और सड़क पर खड़ा वो अजनबी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे समय ही थम गया हो। सोनू ने धीरे से कहा, भाई अब हमें क्या करना चाहिए? मैंने कांपते हाथों से गियर डाला और धीरे धीरे ट्रक को किनारे से निकालकर आगे बढ़ा दिया। जैसे ही हम पास से गुजरे, मैंने सीधा आगे देखा, लेकिन सोनू ने खिड़की से झांककर पीछे देखा और अचानक चीख पड़ा, भाई वो हिल भी नहीं रहा, बस हमें घूर रहा है। मेरी रीढ़ की हड्डी तक सिहरन दौड़ गई। मैंने एक्सीलेटर और दबा दिया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन मन में अब सिर्फ एक सवाल गूंज रहा था, वो कौन था और कैसे बार बार हमारे आगे आ रहा था? ट्रक अब तेजी से दौड़ रहा था। इंजन की गरज सड़क के सन्नाटे को तोड़ रही थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कन उससे कहीं ज्यादा तेज थी। सोनू बार बार खिड़की से बाहर झांक रहा था, जैसे डर रहा हो कि कहीं वो अजनबी फिर न दिख जाए। मैंने उसे झिड़कते हुए कहा, बाहर मत देख, बस चुपचाप बैठ, जितना आगे बढ़ेंगे उतना ही बच निकलेंगे। लेकिन सच कहूं तो मैं खुद भी ये मानकर चल रहा था कि शायद वो परछाई फिर से रास्ता रोक लेगी। करीब 5-10 मिनट तक सड़क खाली रही, ना कोई गाड़ी ना कोई आवाज, बस अंधेरे में हमारी हेडलाइट्स और कभी कभी दूर जंगल से आती झिंगुरों की आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया सो चुकी है और इस वक्त इस रास्ते पर बस हम ही 2 जिंदा लोग बचे हैं। तभी सोनू ने अचानक मेरी बांह पकड़ ली। उसकी उंगलियां कांप रही थी। भाई
उसने फुसफुसाते हुए कहा, आगे देखो। फिर वही आदमी। मैंने नजरें उठाई और जो देखा उसने मेरे शरीर से जैसे खून खींच लिया। सड़क के बिल्कुल बीचों बीच वही सफेद कपड़े वाला आदमी खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी नजरें सीधी हम पर थी। उसका चेहरा साफ नजर आ रहा था, सफेद झुर्रियों भरा चेहरा, आंखें गहरी और काली, जैसे उनमें कोई तली ही ना हो। मेरे पैर खुद ब खुद ब्रेक पर चले गए। ट्रक चीखता हुआ रुका। सोनू ने कांपते हुए कहा, भाई ये इंसान नहीं हो सकता, ये कुछ और ही है। मैंने जवाब नहीं दिया, सिर्फ स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और उस आदमी की तरफ देखता रहा। वो हमें घूर रहा था बिना पलक झपकाए। फिर अचानक उसके होंठ हिले। मैंने ध्यान लगाने की कोशिश की। धीरे धीरे जैसे हवा में कोई टूटी फूटी आवाज घुली, मत जाओ। सोनू कांपते हुए चीख पड़ा, भाई ये हमें रोकना क्यों चाहता है? कहीं आगे कुछ है क्या? उसकी आवाज में घबराहट थी, लेकिन मेरे मन में अब एक और डर बैठ रहा था। अगर ये हमें सचमुच किसी खतरे से बचाना चाहता है तो, या फिर ये खुद खतरा है। मैंने हिम्मत जुटाई और ट्रक फिर से गियर में डाला। धीरे धीरे एक्सीलेटर दबाया। हेडलाइट्स उस आदमी पर पड़ी और जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा उसने अपना हाथ उठाया। वो हाथ बेहद अजीब था। उंगलियां असामान्य रूप से लंबी और नाखून टेढ़े मेढ़े। उस पल सोनू लगभग रो पड़ा। भाई चलो यहां से, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी। मैंने एक्सीलेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक गरजता हुआ आगे बढ़ा और उस आदमी को पीछे छोड़ दिया, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत हम दोनों में से किसी के पास नहीं थी। करीब आधा घंटा और गुजरा। सड़क वहीं सुनसान, जंगल वहीं घना, लेकिन अब ट्रक की केबिन के अंदर माहौल और भारी हो गया था। सोनू चुप था, उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। मैंने बातचीत शुरू करने के लिए कहा, सुन, शायद वो कोई पागल होगा या फिर किसी गांव का आदमी। रात को ऐसे भी लोग घूमते रहते हैं। सोनू ने धीरे से सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा। तभी अचानक ट्रक के ऊपर से धप की आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज छत पर गिरी हो। मैंने घबराकर ब्रेक दबाए। ट्रक झटके से रुका। सोनू कांपते हुए बोला, भाई कोई ऊपर है। हम दोनों ने चुपचाप खिड़कियों से ऊपर देखने की कोशिश की। हेडलाइट्स की रोशनी आगे फैल रही थी, लेकिन ट्रक की छत पर कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। फिर खर्रर की आवाज आई, जैसे कोई चारों हाथ पैरों पर चलकर ट्रक की छत पर रेंग रहा हो। उस वक्त मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर जमी हुई थी, पैर ब्रेक पर, और दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी बाहर छलांग मार देगा। सोनू फुसफुसाया, भाई अगर ये वही है तो अब नीचे भी उतरना मुश्किल है। ट्रक के ऊपर से फिर धप हुई और इस बार ठीक मेरे सिर के ऊपर। मैंने पसीने से तर हथेलियां पहुंची और फैसला किया, जो भी है हमें रुकना नहीं है, बस चलते रहना है। गियर डाला और एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक गरजता हुआ फिर से आगे बढ़ गया, लेकिन ट्रक की छत पर वो रेंगने की आवाज अब भी गूंज रही थी। ट्रक आगे बढ़ रहा था, लेकिन छत पर खर्र की आवाज लगातार गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दोनों हाथ पैर फैलाकर रेंग रहा हो और उसका पूरा वजन ट्रक को दबा रहा हो। सोनू मेरी तरफ झुककर फुसफुसाया, भाई ये इंसान नहीं है, कोई भी आदमी ऐसे ट्रक के ऊपर इतने देर टिक नहीं सकता। और ये आवाज सुनो जरा, ये पैर की आवाज ही नहीं लग रही। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और आंखें सीधे सड़क पर गड़ा दी, लेकिन दिल में डर ऐसा था कि जैसे सांस भी रुक गई हो। कुछ देर तक सिर्फ इंजन की गड़गड़ाहट और छत पर खिसकने की आवाज सुनाई देती रही। फिर अचानक वो आवाज रुक गई। मैं और सोनू दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उसकी आंखों में सवाल वही था जो मेरे मन में था, क्या ये उतर गया? लेकिन अगले ही पल ट्रक की विंडशील्ड पर थक थक की आवाज हुई, जैसे किसी ने बाहर से शीशे पर अपनी उंगलियां बजाई हों। सोनू डर से चीख पड़ा और पीछे हट गया। मैंने गर्दन उठाकर देखा। हेडलाइट्स की हल्की चमक में सामने शीशे पर एक हाथ नजर आया, लंबी लंबी उंगलियां, काले से नाखून, और जैसे खून की नसें साफ दिख रही हों। वो हाथ शीशे पर दबा था और धीरे धीरे नीचे की तरफ सरक रहा था। उस पल मेरा पूरा शरीर बर्फ हो गया। मैं जानता था अगर मैंने जरा भी ध्यान हटाया तो हादसा हो सकता है।
लेकिन उस हाथ को देखकर स्टीयरिंग पर पकड़ ढीली पड़ती जा रही थी। सोनू हकलाते हुए बोला, भाई, ये वही है ना, वही जो बार बार रास्ता रोक रहा था? मैंने जवाब नहीं दिया, बस होंठ भींचकर एक्सीलेटर और दबा दिया। ट्रक अब बहुत तेज दौड़ रहा था। पेड़ों की परछाइयां हेडलाइट्स की रोशनी में तेजी से पीछे छूट रही थी। लेकिन अचानक विंडशील्ड पर वही हाथ गायब हो गया, जैसे कभी था ही नहीं। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी थक 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 इस बार आवाज बाईं खिड़की से आई। सोनू के पास वाली खिड़की पर कोई जोर जोर से खटखटा रहा था। सोनू लगभग रो पड़ा। भाई, इसे अंदर मत आने देना। मैंने सिर झुकाकर सीधा आगे देखा, लेकिन नजरें अपने आप बाईं ओर जाने लगीं। और जब आखिरकार मैंने देखा तो खून जम गया। खिड़की के शीशे पर वही चेहरा चिपका हुआ था, सफेद झुर्रियों भरा चेहरा, काली गहरी आंखें और होठों पर अजीब सी मुस्कान। वो हमें घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, मैं तो यहीं हूं, बचकर कहां जाओगे? सोनू ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने कांपते हुए स्टीयरिंग पकड़ा और बुदबुदाया, हे भगवान, ये हमें क्यों पकड़ रहा है? हमने किया क्या है? तभी वो चेहरा धीरे धीरे खिड़की से गायब हो गया, जैसे धुंध में घुल गया हो। सोनू ने आंखें खोली और डरते हुए कहा, क्या चला गया? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन भीतर से मुझे पता था वो गया नहीं है, बस छुपा है। करीब 10 मिनट और बीते। सड़क अब और भी घनी जंगलों के बीच से जा रही थी। हेडलाइट्स के अलावा कहीं कोई रोशनी नहीं थी। अचानक ट्रक के पीछे से जोरदार धप धप की आवाज आने लगी, जैसे कोई ट्रक के बम्पर पर कूद रहा हो। सोनू ने डरते डरते रियर व्यू मिरर में झांका और फिर चीख मारकर पीछे हट गया। मैंने झट से आईने में देखा और वहां वही सफेद कपड़ों वाली परछाई बम्पर पर खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी काली आंखें दूर से भी चमक रही थी। मैंने तुरंत एक्सीलेटर दबा दिया। ट्रक की स्पीड और बढ़ी, लेकिन वो परछाई बम्पर से चिपकी रही। कभी हाथ फैलाकर केबिन की तरफ आता, कभी नीचे झुककर जैसे कुछ तोड़ने की कोशिश करता। उस वक्त लग रहा था कि अब बचना नामुमकिन है। मैंने कांपते हुए कहा, सोनू, कसकर पकड़ ले। अगर ट्रक रोका तो ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। सोनू ने रोते हुए सीट पकड़ ली। मैंने आंखें बंद कर एक पल के लिए भगवान का नाम लिया और ट्रक को और तेज दौड़ा दिया। ट्रक की रफ्तार अब इतनी थी कि टायर सड़क को चीरते हुए भाग रहे थे। इंजन गरज रहा था, लेकिन फिर भी रियर व्यू मिरर में वो परछाई अब भी मौजूद थी। सोनू रोते रोते बुदबुदा रहा था, भाई, ये उतर क्यों नहीं रहा? इतनी हवा, इतनी स्पीड, फिर भी पकड़ के कैसे बैठा है? मैंने जवाब नहीं दिया, बस स्टीयरिंग कसकर पकड़ रखा था और पूरा ध्यान सड़क पर था। लेकिन अंदर से मुझे भी यही सवाल खाए जा रहा था। कुछ देर बाद अचानक ट्रक के बम्पर पर खड़ी वो परछाई झुकने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे ऊपर उठ रहा था और फिर मेरी नजरें रियर व्यू मिरर से मिली। उसकी काली आंखें सीधी मेरी आंखों में गड़ी थी, जैसे वो कहना चाहता हो, भाग ले जितना भाग सकता है। उस पल मेरी रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक दौड़ गई। मैंने ट्रक और तेज कर दिया। सड़क सीधी थी, लेकिन अब जंगल और घना होता जा रहा था। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, उनकी टहनियां जैसे हमारी तरफ झुककर देख रही हूं। सोनू हिम्मत करके बोला, भाई, आगे कहीं रोशनी नजर आ रही है, शायद कोई ढाबा होगा। मैंने आंखें तरेरी और आगे देखा। हां, कुछ दूर हल्की सी रोशनी चमक रही थी। उस वक्त ऐसा लगा जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर नहीं टिकी। जैसे जैसे ट्रक रोशनी के करीब पहुंचा, बम्पर पर खड़ी वो परछाई अचानक गायब हो गई। मैं अब कुछ नहीं था। सोनू ने कांपती आवाज में कहा, भाई, चला गया क्या? मैंने धीरे से सिर हिलाया, शायद, लेकिन जल्दी मत मानो। ट्रक आखिरकार उस जगह पहुंच गया जहां रोशनी दिख रही थी। वो कोई ढाबा नहीं था, बल्कि एक टूटा फूटा मंदिर था। अंदर एक मिट्टी का दिया जल रहा था और उसकी लौ हिल हिल कर झपक रही थी। मैंने ट्रक थोड़ी दूरी पर रोका। दिल कह रहा था कि मंदिर के पास रुकना सुरक्षित होगा, लेकिन दिमाग डर रहा था कि कहीं यही तो कोई जाल ना हो। सोनू धीरे से बोला, भाई, चलो भगवान के घर में रुकते हैं, बाहर से तो सुरक्षित ही लगेगा।
मैं सोच में पड़ गया। इतने में हवा का एक तेज झोंका आया और वो दिया अचानक बुझ गया। मंदिर अब पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकली। सोनू ने कांपते हुए कहा, भाई ये ठीक जगह नहीं है, चलो चलो यहां से। मैंने तुरंत गियर डाला और ट्रक को फिर सड़क पर चढ़ा दिया। गर्जा और हम वहां से भाग निकले। करीब 5 मिनट तक सब शांत रहा, न कोई आवाज न कोई परछाई, बस सड़क और अंधेरा। सोनू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, शायद अब पीछा छोड़ दिया है। मैंने भी सिर हिलाया, लेकिन अंदर से मुझे यकीन नहीं था, क्योंकि मेरे हाथ अब भी कांप रहे थे। और फिर अचानक ट्रक के अंदर से ही आवाज आई, बिल्कुल हमारे पीछे से, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो, मैं यहीं हूं। सोनू ने चीख मार दी और उछलकर आगे सीट पर आ गया। मैंने कांपते हुए रियर व्यू मिरर देखा और मेरी रूह जैसे वहीं जम गई। केबिन के पीछे, सीट के ठीक पीछे, वही सफेद कपड़े वाली परछाई बैठी थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी पड़ गई थी। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। सोनू कांपते हुए पीछे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, लेकिन मुझे साफ दिख रहा था, सीट के पीछे जहां हम आमतौर पर कंबल या बोरियां रखते हैं, वहां अब कोई बैठा था। उसका झुका हुआ सिर, सफेद सी पोशाक और बाल जो कंधों से आगे लटक रहे थे। सोनू धीरे धीरे बुदबुदाया, भाई गाड़ी रोको ना। मैंने गुस्से में फुसफुसाया, चुप। गाड़ी रोकी तो हम दोनों यहीं खत्म। क्योंकि अंदर से मुझे एहसास हो रहा था, यह परछाई हमें बाहर नहीं अंदर ही चाहती है। अचानक पीछे से हल्की सी कराहने जैसी आवाज आई, जैसे कोई बूढ़ा गला फाड़कर सांस ले रहा हो। हा हा। सोनू ने अपनी दोनों हथेलियों से कान ढक लिए और रोने लगा। भाई ये क्या है, इंसान है या कुछ और? मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा और भगवान का नाम लिया, लेकिन तभी रियर व्यू मिरर से देखा कि वो परछाई धीरे धीरे सिर उठाने लगी। उसका चेहरा धीरे धीरे सामने आया और राहुल भाई, वो नजारा मेरी आंखों से कभी नहीं मिटेगा। चेहरा इंसान का था, पर अधजला, आधी त्वचा काली पड़ी हुई, जैसे किसी आग में झुलस गई हो। आंखें बिल्कुल गहरी और खाली, जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं। लेकिन होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी, ऐसी मुस्कान जो इंसान की नहीं लगती। सोनू ने हिम्मत करके पलट कर देखा और उसकी चीख निकल गई, आ भाई। उसकी चीख से मेरा पूरा शरीर कांप गया। मैंने तुरंत शीशे पर नजर डाली और तब मैंने देखा कि वो परछाई अब सीट पर नहीं थी, वो हमारे बिल्कुल बीच में खड़ी थी। सोनू पूरी ताकत से दरवाजा धक्का देकर खोलना चाहता था, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया हो। मेरे पैर एक्सीलेटर पर थे, लेकिन दिमाग सुन्न पड़ चुका था। वो परछाई हम दोनों के बीच झुकी हुई थी और उसने धीरे धीरे अपना मुंह मेरे कान के पास लाकर कहा, क्यों भाग रहे हो? उसकी सांसें बर्फ जैसी ठंडी थी, ऐसा लगा जैसे कान जम गए हों। मैंने झटके से ट्रक का हॉर्न दबाया। पूरे जंगल में हॉर्न की गूंज फैल गई और उसी पल वो परछाई जैसे धुएं में बदलकर गायब हो गई। सोनू हांफते हुए सीट पर गिर पड़ा। उसकी हालत ऐसी थी जैसे अभी अभी मौत के मुंह से निकला हो। लेकिन मेरे मन में अब एक और डर बैठ चुका था, क्योंकि वो परछाई अगर हमें छोड़ चुकी होती तो शायद बाहर चली जाती। लेकिन उसने आखिरी बार मुझसे कान में कहा था, क्यों भाग रहे हो? मतलब यह पीछा अब भी खत्म नहीं हुआ था। ट्रक अब भी सड़क पर भाग रहा था। इंजन गर्म हो चुका था, जैसे बस अभी फट जाएगा। सोनू मेरे बगल में चुपचाप पड़ा था, पसीने से तरबतर और कांपते हुए सांस ले रहा था। मैंने अपनी नजरें आगे बढ़ाए रखी, लेकिन दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अगर वो सचमुच चला गया है तो हमें छोड़ क्यों नहीं रहा? और अगर अब भी यही है तो अगली बार कहां सामने आएगा? करीब आधा घंटा बिना बोले सफर करने के बाद अचानक सड़क संकरी हो गई। जंगल छूट गया था और अब हम एक छोटे से गांव की तरफ बढ़ रहे थे। गांव सुनसान था, कच्चे घर, टूटी छतें, कहीं कहीं मिट्टी की दीवारें। सड़क के किनारे कुछ चरखी और पुरानी बैलगाड़ी पड़ी थी। लेकिन एक अजीब बात थी, इतना बड़ा गांव और एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। सोनू ने धीरे से कहा,
भाई, लोग कहां गए? ऐसा तो पहली बार देख रहा हूं। मैंने गाड़ी की स्पीड धीमी की और ध्यान से चारों तरफ देखा। न कोई बच्चा खेल रहा था, न औरतें चूल्हे पर। यहां तक कि कोई कुत्ता, कोई जानवर तक नजर नहीं आया। बस हर घर की खिड़कियों पर टंगे पर्दे हवा में हिल रहे थे, जैसे कोई अंदर से हमें देख रहा हो। ट्रक गांव के बीचों बीच पहुंच गया और तभी मैंने देखा, सड़क के किनारे एक पुराना कुआं था। उसके पास एक लाल रंग की औरत की चुन्नी बंधी हुई थी। वो चुन्नी हवा में झूल रही थी, लेकिन हवा वहां थी ही नहीं। मैंने धीरे से ब्रेक लगाया। ट्रक वहीं रुक गया। सोनू घबरा कर बोला, भाई मत रुक, आगे बढ़ो। लेकिन न जाने क्यों मेरे हाथ स्टीयरिंग से हट गए, जैसे कोई मुझे खींचकर उस कुएं की तरफ ले जा रहा हो। हम दोनों ने देखा, कुएं के पानी में हल्की सी हरकत हो रही थी, लहरें उठ रही थी, जबकि ऊपर बिल्कुल शांति थी। और फिर उस पानी में वही चेहरा दिखाई दिया, वही जला हुआ चेहरा, वही काली आंखें और वही मुस्कान। सोनू ने जोर से मेरी बांह पकड़ ली। भाई, ये हमें यहां तक ले आया, ये यहीं रहता है। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। कुएं का पानी अब और तेजी से हिलने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर से बाहर निकलना चाहता हो। और अचानक कुएं से एक भयानक छपाका हुआ। पानी ऊपर तक उछला और हमारे ट्रक की विंडशील्ड पर आ गिरा। उस पानी में खून की गंध थी। मैंने झटके से वाइपर चलाए, लेकिन शीशे से दाग उतर ही नहीं रहे थे। मैंने पूरी ताकत लगाकर ट्रक को गांव के उस सुनसान रास्ते से बाहर निकालना चाहा, लेकिन ट्रक जैसे भारी होता जा रहा था। गियर डालता, एक्सीलेटर दबाता, पर गाड़ी रेंगते हुए चल रही थी। सोनू ने घबरा कर कहा, भाई लग रहा है गाड़ी अटक गई है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही गाड़ी के सामने अचानक एक झुर्रियों भरा बूढ़ा आदमी खड़ा हो गया। उसके हाथ में लालटेन थी, सफेद धोती, फटी पुरानी कुर्ता और चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया। ट्रक चीखते हुए रुक गया और हम दोनों लगभग स्टीयरिंग से टकरा गए। सोनू चिल्लाया, भाई ये कहां से आ गया? बूढ़ा आदमी धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ा। उसकी चाल लड़खड़ाती हुई थी, लेकिन नजरें एकदम सीधी हम दोनों पर टिकी थी। वो ट्रक की खिड़की के पास आकर बोला, बेटा यहां से तुरंत निकल जाओ, यह गांव जिंदा लोगों के लिए नहीं है। उसकी आवाज में इतना वजन था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत करके पूछा, बाबा ये सब क्या है? ये गांव इतना सुनसान क्यों है? अभी अभी कुएं से। बाबा ने हाथ उठाकर मुझे चुप करा दिया, फिर फुसफुसाते हुए बोले, उस कुएं के पास मत रुकना, वो जगह शापित है। आज तक जिसने भी उस पानी में झांका है वो वापस जिंदा नहीं लौटा। सोनू कांपते हुए बोला, लेकिन बाबा अभी अभी हमने उसमें एक चेहरा देखा, आधा जला हुआ चेहरा। बाबा की आंखों में डर उतर आया। वो थोड़ा पीछे हटे और बहुत धीमी आवाज में बोले, वो वही है, वो इस गांव का आखिरी शख्स था, जिंदा जलाया गया था और तब से उसका साया इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं गया। मेरे गले से लार तक नहीं उतर रही थी। मैंने कांपते हुए पूछा, बाबा हम क्या करें? हम तो बस रास्ते से गुजर रहे थे। बाबा ने लालटेन ऊंची की और बहुत गंभीर स्वर में कहा, रास्ता पार करना है तो अपनी आंखें बंद करके निकालो, न देखो दाएं न बाएं न पीछे। और अगर उसने आवाज दी तो जवाब मत देना, वरना तुम दोनों भी इस गांव का हिस्सा बन जाओगे। सोनू रोते हुए बोला, भाई मैं तो अब एक कदम भी नहीं चल सकता। मैंने सोनू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हिम्मत रख, अभी नहीं रुके तो शायद बच जाएंगे। बाबा ने एक आखिरी बार हमें घूरा और बोला, भागो बेटा, जब तक मौका है, सुबह की पहली किरण से पहले यहां से निकल जाओ, वरना तुम भी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही लालटेन बुझ गई और बाबा वहीं हमारे सामने से गायब हो गए। हम दोनों सन्न रह गए। ट्रक का इंजन अब अपने आप गरजने लगा था, जैसे किसी ने खुद एक्सीलेटर दबा रखा हो। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी फिर आगे बढ़ा दी, लेकिन अब डर और भी गहरा चुका था, क्योंकि बाबा की बातें दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। आंखें बंद करके निकलना, जवाब मत देना। बाबा के गायब होते ही माहौल और डरावना हो गया।
चारों तरफ सन्नाटा था, बस ट्रक का इंजन गूंज रहा था। सोनू कांपती आवाज में बोला, भाई उसने कहा था ना आंखें बंद कर लेना। क्या सच में करना पड़ेगा? मैं खुद भी सोच में पड़ गया था, लेकिन अगले ही पल जैसे किसी ने मेरे कान के पास फुसफुसाया, आंखें बंद कर वरना तू भी। मैंने बिना देर के कहा, सोनू आंखें बंद कर और किसी हालत में मत खोलना। हम दोनों ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। मैंने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ा और ट्रक आगे बढ़ा दिया। अब आंखें बंद करके गाड़ी चलाना कोई मजाक नहीं था। सड़क किधर जा रही है, गड्ढा कहां है, कुछ नहीं दिख रहा था। बस हाथ पांव अपने आप काम कर रहे थे, जैसे कोई और हमें चला रहा हो। कुछ ही सेकंड बीते थे कि बाहर से अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी बच्चे के रोने की, कभी किसी औरत की चीखने की, तो कभी किसी बूढ़े के कराहने की। सोनू अपने कान बंद करके कांप रहा था। वो बार बार कह रहा था, भाई सुनाई मत दे, सुनाई मत दे। लेकिन आवाजें और तेज होती जा रही थी। अचानक एक जानी पहचानी आवाज आई, राहुल। मेरे शरीर का खून जम गया। यह आवाज मेरी मां की थी। वही लहजा, वही पुकार, जैसे वो मुझे बचपन में बुलाती थी। सोनू घबरा कर चिल्लाया, भाई मत खोलना आंखें, ये धोखा है। लेकिन मेरे अंदर से एक हलचल हुई। अगर सच में मां हुई तो, अगर उन्हें मेरी मदद चाहिए हुई तो। दिल और दिमाग में लड़ाई छिड़ गई थी। हाथ पसीने से भीग गए थे। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। फिर वही आवाज और पास से, राहुल बेटा देख तो सही, मैं ही हूं। मेरे कानों में गूंजने लगा बाबा का कहा हुआ वाक्य, अगर उसने आवाज दी तो जवाब मत देना। मैंने दांत भींच लिए और आंखें कसकर बंद रखी। लेकिन उसी पल सोनू हिल गया। उसने कांपते हुए कहा, भाई ये मेरी मां की भी आवाज है, वो मुझे बुला रही है। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और चीखा, सोनू कुछ भी हो जाए आंख मत खोलना। लेकिन तभी ट्रक अचानक किसी गड्ढे से गुजरा। गाड़ी झटके से हिली और सोनू का हाथ मेरे हाथ से छूट गया और अगले ही पल मुझे उसकी धीमी आवाज सुनाई दी, भाई मैं नहीं सह सकता। मैंने घबराकर सिर उसकी तरफ घुमाया। हालांकि आंखें बंद ही थीं, पर मैं महसूस कर रहा था कि सोनू अपनी पलकें खोल रहा है। और तभी ट्रक के चारों तरफ जोरदार शोर मच गया, जैसे 100-200 लोग एक साथ चीखने लगे हों। गाड़ी कांप रही थी, शीशे हिल रहे थे और इंजन खुद ब खुद गरज रहा था। सोनू ने एक भयानक चीख मारी। उसकी चीख ऐसी थी जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। मैंने आंखें बंद रखी, बस ब्रेक पर पैर रखा और गाड़ी रोक दी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि जैसे सीना फाड़कर बाहर आ जाएगा। और फिर सब अचानक शांत हो गया। मैंने धीरे से सोनू को पुकारा, सोनू बेटा बोलना। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। सिर्फ उसकी भारी सांसों की आवाज आ रही थी, जैसे वो होश और बेहोशी के बीच झूल रहा हो। मैंने स्टीयरिंग कसकर पकड़ा हुआ था, आंखें अभी भी बंद। दिल बार बार कह रहा था कि जरा सी पलकें खोल दूं, लेकिन बाबा की हिदायत दिमाग में गूंज रही थी, न देखना वरना तू भी इसी का हिस्सा बन जाएगा। कुछ देर सब बिल्कुल खामोश रहा, ना कोई आवाज ना कोई हलचल, बस इंजन की धीमी गूंज। मैंने हिम्मत करके धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही पलकों ने रोशनी पकड़ी, मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। ट्रक अब गांव की सड़क पर नहीं था। सामने ना कोई घर, ना कोई दरवाजा, ना कोई खिड़की, बल्कि ट्रक एक घने जंगल के बीच खड़ा था। चारों तरफ अंधेरा, लंबे लंबे पेड़ और हवा की सनसनाहट। मैंने घबराकर सोनू की तरफ देखा। वो सीट पर बैठा था, लेकिन बिल्कुल जड़। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन उनमें कोई भाव नहीं था, जैसे उसकी रूह कहीं और चली गई हो। मैंने उसका कंधा हिलाया, सोनू बोलना भाई, क्या हुआ तुझे? लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस ठंडी आंखों से सामने घूरता रहा। मेरा गला सूख चुका था। मैं नीचे उतरा और चारों तरफ देखा। जंगल इतना सन्नाटा था कि मेरे कदमों की आहट तक गूंज रही थी। लेकिन उसी सन्नाटे में कहीं दूर से कोई घंटी बजने की आवाज आ रही थी, धीमी धीमी, जैसे किसी पुराने मंदिर से। मैंने फिर से सोनू को झकझोरा, सुन भाई, हमें निकलना होगा यहां से, गाड़ी स्टार्ट करनी होगी। तभी सोनू धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कान देखकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक जम गई। वो बोला, भाई
बाबा ने कहा था ना, आंखें मत खोलना, तूने खोल दी, अब हम कभी यहां से नहीं निकल पाएंगे। उसकी आवाज बिल्कुल अलग थी। ना वो सोनू का लहजा था, ना उसका अंदाज, जैसे कोई और उसकी जुबान से बोल रहा हो। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया, फिर तुरंत ट्रक में चढ़ा और चाबी घुमाई, लेकिन इंजन स्टार्ट ही नहीं हुआ। बार बार कोशिश करता, पर बस घर्र घर्र की आवाज आती। अचानक वही घंटी की आवाज और पास आने लगी। अब साफ सुनाई दे रही थी, टन टन टन। सोनू की आंखें उस आवाज की दिशा में टिक गईं। वो धीरे धीरे मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा। पागल हो गया है क्या? बाहर मत जा, वो बोला। वो मुझे बुला रहे हैं, मैं जा रहा हूं। मैंने पूरी ताकत लगाकर उसका हाथ पकड़ा, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को छुड़ाया और ट्रक से उतर गया। मैंने चीख कर पुकारा, सोनू रुक जा, पर वो अंधेरे जंगल में उस घंटी की आवाज की तरफ बढ़ गया। उसके कदम जैसे किसी और के काबू में थे। मैं ट्रक में बैठा कांप रहा था, दिमाग सुन्न, शरीर पसीने से भीगा हुआ। और तभी जंगल के गहरे अंधेरे में मुझे कई और परछाइयां दिखीं। वो सब पेड़ों के पीछे से झांक रहे थे। उनके चेहरे धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें एकदम लाल, चमकती हुई। मैं ट्रक की सीट पर जड़ हो गया था। चारों तरफ घुप अंधेरा, हवा की सनसनाहट और वो लाल लाल आंखें। दिल बार बार कह रहा था, ट्रक में ही रह, बाहर मत निकल। लेकिन सोनू का चेहरा मेरे दिमाग में घूम रहा था। वो बच्चा मेरे साथ सालों से था, मेरे साए की तरह। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और जंगल में कदम रख दिया। हवा और भी ठंडी थी, जैसे किसी बर्फीली गुफा से आ रही हो। पेड़ों की डालियां इतनी झुकी हुई थीं कि लगता था किसी भी पल मुझे पकड़ लेंगी। मैं सोनू का नाम बार बार पुकार रहा था, सोनू रुक जा बेटा, सुन मेरी बात। लेकिन उसकी आवाज कहीं नहीं आ रही थी। बस वही घंटी की टन टन और गहरी होती जा रही थी। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद मुझे सामने कुछ दिखा। घने पेड़ों के बीच एक टूटा फूटा ढांचा। वो एक पुराना मंदिर था। उसकी दीवारें जगह जगह से टूटी हुई, दरवाजा आधा गिरा हुआ और चारों तरफ जंगली बेलें छड़ी हुई। लेकिन सबसे अजीब यह था कि मंदिर से हल्की सी पीली रोशनी निकल रही थी और वही घंटी अंदर से बज रही थी। मेरे पैर ठिठक गए। दिल कह रहा था, वापस लौट जा, वरना यहीं खत्म हो जाएगा सब। लेकिन सोनू की परछाई मंदिर की सीढ़ियों पर दिखी। वो धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। उसकी चाल ऐसी थी जैसे कोई उसे धकेल रहा हो, खींच रहा हो। मैं भागकर उसके पास पहुंचा और उसका हाथ पकड़ लिया। सोनू पागल है क्या? ये जगह देख, यहां कोई नहीं है, चल भाग यहां से। सोनू ने मेरी तरफ देखा, लेकिन वो मेरी तरफ देख ही नहीं रहा था। उसकी आंखें ऊपर मंदिर के दरवाजे पर टिकी थी। वो फुसफुसाया, वो अंदर हैं, वो मुझे बुला रहे हैं। उसकी आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वो किसी पत्थर की तरह भारी हो गया था, जैसे पैर जमीन में धंस गए हों। तभी मंदिर के अंदर से आवाज आई, आ जा, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं तेरा। ये आवाज किसी आदमी की नहीं थी। ये आवाज एक साथ कई लोगों की थी, जैसे 100 लोग एक ही वक्त पर बोल रहे हों। मेरे कान सुन्न हो गए, गला सूख कर कांटा हो गया। अचानक मंदिर की रोशनी और तेज हो गई। दरवाजे के पीछे से कुछ परछाइयां हिलती डुलती नजर आईं। उनके हाथ पांव इंसानों जैसे थे, लेकिन उनका आकार टेढ़ा मेढ़ा, जैसे किसी ने उन्हें अधूरा गढ़ा हो। सोनू ने हाथ छुड़ाया और सीढ़ियां चढ़ने लगा। मैं उसके पीछे भागा। सीढ़ियों पर चढ़ते ही मेरे पैरों के नीचे जमीन हिलने लगी, जैसे पूरा मंदिर सांस ले रहा हो। पत्थरों की दरारों से अजीब बदबूदार धुआं निकलने लगा। वो धुआं सीधे मेरी नाक और आंखों में घुस रहा था। सिर भारी हो रहा था, आंखों के सामने धुंध छा रही थी। लेकिन सोनू बिना रुके दरवाजे के अंदर चला गया। मैंने आखिरी हिम्मत जुटाई और उसके पीछे अंदर कदम रख दिया। अंदर का नजारा देखकर मेरी आत्मा कांप गई। मंदिर के बीचों बीच एक टूटी मूर्ति पड़ी थी। उसके चारों तरफ दर्जनों परछाइयां खड़ी थीं। उन सब की आंखें लाल थीं और चेहरे पर अजीब मुस्कान। सोनू उस मूर्ति की तरफ बढ़ रहा था और वो सब परछाइयां उसे रास्ता दे रही थीं।
मैंने डर के मारे चीख कर पुकारा, सोनू। मेरी आवाज पूरे मंदिर में गूंज उठी और उसी पल सारी परछाइयां एक साथ मेरी तरफ मुड़ गईं। उनकी आंखें मुझ पर टिक गईं। उनकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। उस क्षण मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उनके जाल में फंस चुका हूं और अब यहां से जिंदा निकलना नामुमकिन है। जैसे ही सारी परछाइयां मेरी तरफ मुड़ी, मेरे पैरों के नीचे की जमीन जम गई। ना मैं भाग पा रहा था, ना आवाज निकल रही थी। उनकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनकी सांसें सीटी जैसी आवाज कर रही थी। हर परछाई का शरीर आधा इंसानी और आधा धुंधला सा, जैसे किसी ने उनकी रूह को अधूरा छोड़ दिया हो। सोनू बिना रुके मूर्ति के पास पहुंच गया। वो जमीन पर घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे कोई मंत्र जप रहा हो। मैंने कांपती आवाज में कहा, सोनू उठ जा वहां से, ये सब नकली है, ये तुझे मार देंगे। लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। उसकी आंखें अब बंद थीं और उसकी हथेलियां मूर्ति पर टिकी हुई थीं। तभी एक औरत की आवाज पूरे मंदिर में गूंजी, तूने हमारी नींद तोड़ी है, अब तू भी यहीं रहेगा। यह आवाज इतनी गहरी थी कि मेरा सीना कांप उठा। मैंने घबराकर चारों तरफ देखा। मूर्ति के पीछे से धीरे धीरे एक आकृति सामने आई। वो एक औरत थी। फटी हुई लाल साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा इतना काला कि उसकी आंखों की सफेदी और भी डरावनी लग रही थी। उसने मुझे घूर कर कहा, यह जगह हमारे श्राप से बंधी है। जो भी यहां आता है वो लौट कर नहीं जाता। उसके शब्द सुनते ही मेरी सांसें थम गईं। मैंने कांपते हुए कहा, हम यहां जानबूझकर नहीं आए, हम रास्ता भटक गए थे। उसने ठंडी हंसी हंसी, कोई भी यहां जानबूझकर नहीं आता, सबको खींच कर लाया जाता है। इतना कहते ही बाकी परछाइयां धीरे धीरे मेरे चारों तरफ गिरने लगीं। उनके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे, बस हवा में तैरते हुए मेरे पास आ रही थी। मैं पीछे हटना चाहता था, लेकिन पीठ दीवार से टकरा गई। गला सूख कर पत्थर हो गया। तभी सोनू ने अचानक जोर से चीख मारी। उसकी चीख इतनी दर्दनाक थी कि पूरा मंदिर कांप गया। वो मूर्ति के सामने गिर पड़ा और तड़पने लगा। उसके शरीर पर नीले नीले निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने उसे गर्म लोहे से दागा हो। उसकी आंखें उलट चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रहा था। मैं पूरी ताकत से भागकर उसके पास पहुंचा, लेकिन जैसे ही मैंने उसे छूने की कोशिश की, एक परछाई ने मेरी कलाई पकड़ ली। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था, लेकिन पकड़ इतनी मजबूत कि मेरी हड्डियां चटकने लगीं। मैं दर्द से चिल्लाया, छोड़ छोड़ मुझे। तभी वही औरत जोर से बोली, ये अब हमारा है, तू चाहे जितनी कोशिश कर ले, इसे वापस नहीं ले जा सकता। मेरे अंदर गुस्सा उमड़ पड़ा। मैंने पूरी ताकत से अपने दूसरे हाथ से जेब में रखा पीतल का लॉकेट निकाला। वो लॉकेट मेरी मां ने सालों पहले दिया था। कहा था, बेटा हमेशा गाड़ी चलाते समय इसे साथ रखना, नजर से बचाएगा। मैंने वो लॉकेट उस परछाई की आंखों के सामने झटक दिया। जैसे ही धातु की चमक पड़ी, वो परछाई पीछे हट गई और अजीब चीख निकाली। यह देखकर बाकी परछाइयां भी बौखला गईं। उनकी आंखें और लाल हो गईं और उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। मैंने तुरंत सोनू को पकड़कर खींचा। वो बेहोश था, लेकिन उसका शरीर बहुत भारी लग रहा था। मैंने घसीटते हुए उसे मंदिर के दरवाजे की तरफ ले जाना शुरू किया। परछाइयां चीखते चिल्लाते हुए हमें रोकने दौड़ी। मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। दरवाजे तक पहुंचते ही वो औरत फिर से चिल्लाई, भाग जाएगा, कहां भागेगा, ये जंगल कभी तुझे जाने नहीं देगा। उसकी आंखों से खून की तरह लाल आंसू बह रहे थे और उसकी चीख में ऐसी गूंज थी कि मेरे कान सुन्न पड़ गए। लेकिन मैं रुकने वाला नहीं था। मैंने सोनू को कांधे पर उठाया और पूरी ताकत से मंदिर से बाहर निकल भागा। बाहर आते ही वो पीली रोशनी बुझ गई। घंटी की आवाज अचानक थम गई और जंगल में फिर से घुप अंधेरा छा गया। लेकिन मेरे कानों में अब भी वो औरत की हंसी गूंज रही थी, तू बचकर नहीं जाएगा, जल्दी ही वापस आएगा। मैं मंदिर से बाहर निकलते ही घुटनों के बल गिर पड़ा। सांस इतनी तेज चल रही थी कि लगता था फेफड़े फट जाएंगे। सोनू अब भी बेहोश था। उसके होंठ नीले हो गए थे, शरीर बर्फ जैसा ठंडा। मैंने उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारे, झकझोरा, लेकिन उसने आंखें तक नहीं खोली।
उसकी छाती हल्की सी हिल रही थी, यानी वो जिंदा था। पर जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कुछ खींच लिया गया हो। अब एक ही ख्याल था, किसी तरह ट्रक तक पहुंचना। मैंने कांपते हाथों से टॉर्च निकाली और रास्ते की तरफ बढ़ा। जंगल उतना ही घना और खामोश था। पेड़ों की टहनियां ऐसे झुकी थीं जैसे वो हमें रोकना चाहती हों। हर कदम पर पत्तों की चरमराहट गूंज रही थी और हवा में अब भी वही बदबू घुली हुई थी, सड़ी हुई मिट्टी, खून और लोहे जैसी गंध। करीब आधा घंटा चलता रहा। दिल बार बार कह रहा था, अब ट्रक दिखेगा, थोड़ी देर और चल ले। आखिर दूर रोशनी दिखाई दी। मैं खुशी से चिल्ला पड़ा, बच गए सोनू, देख ट्रक मिल गया। लेकिन जब पास पहुंचा तो मेरी रूह कांप गई। वो ट्रक नहीं था, वो वहीं टूटा हुआ मंदिर था। मैं हक्का बक्का रह गया। मैं तो सीधे रास्ते पर ही चला था, फिर वापस कैसे यहीं आ गया? सिर में जैसे हथौड़ा पड़ा। मैंने खुद को समझाया, शायद टॉर्च की रोशनी कम है, मैं घूम कर आ गया। लेकिन अंदर से मुझे एहसास हो गया था, यह जंगल सीधा नहीं है, यह हमें गोल गोल घुमा रहा है। मैंने दूसरा रास्ता चुना, पेड़ों के बीच और गहराई में उतर गया। पसीने से तरबतर, कंधे पर सोनू का भार और भारी लगता जा रहा था। हर कुछ मिनट बाद रुककर सांस लेनी पड़ रही थी। इस बार मैंने मन ही मन गिनती गिनते हुए सीधा रास्ता तय किया। 1, 2, 3, करीब 100 कदम पूरे किए। लेकिन जब टॉर्च की रोशनी आगे पहुंची तो फिर वही नजारा, मंदिर। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, गला सूख गया, दिल की धड़कन कानों में बज रही थी। सोनू की हालत और बिगड़ रही थी। उसके होंठ हिल रहे थे जैसे नींद में कोई नाम बड़बड़ा रहा हो। मैं झुककर ध्यान से सुना। वो कह रहा था, मां, मां, मां। लेकिन उसकी आवाज किसी बच्चे जैसी थी, जैसे कोई और उसके मुंह से बोल रहा हो। मैं बुरी तरह डर गया। यह कोई साधारण चक्कर नहीं था। जंगल हमें बार बार उसी जगह ला रहा था और सोनू के शरीर के अंदर कुछ और घुसने की कोशिश कर रहा था। मैंने जोर से आसमान की तरफ देखा और चिल्लाया, कौन है तू? हमें क्यों फंसा रखा है? अचानक हवा का तेज झोंका आया। पेड़ों की डालियां आपस में टकराने लगीं और उसी आवाज में फिर वही औरत हंसते हुए बोली, कहां था ना, ये जंगल कभी छोड़ता नहीं। अब जितना भागेगा उतना यहीं लौट कर आएगा। मेरे घुटने जवाब देने लगे। सोनू को जमीन पर रखा और माथा पकड़ लिया। मां का लॉकेट जेब में था, उसे कसकर दबा लिया। सोचा, यही एक सहारा है। तभी टॉर्च की रोशनी बत्ती सी की तरह झपकने लगी और दूर एक धुंधली रोशनी दिखी। वो ट्रक की हेडलाइट जैसी थी। मैंने आंखें मली। हां, साफ 2 रोशनी की किरणें, बिल्कुल ट्रक जैसी। दिल में उम्मीद जगी, यह मौका है, अगर सच में ट्रक है तो जान बच जाएगी। मैंने सोनू को उठाया और पूरी ताकत से उस रोशनी की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे जैसे पास पहुंचा, मेरे कदम रुकते गए। रोशनी ट्रक की नहीं थी, वो दर्जनों लाल आंखें थीं। सब पेड़ों के पीछे खड़े थे, एक साथ कतार में, और उनकी आंखें जलती हुई कोयले जैसी चमक रही थी। मेरे कदम जड़ हो गए, सांस गले में अटक गई। सोनू अब भी बेहोश था, लेकिन उसके होंठ लगातार बड़बड़ा रहे थे। अब की बार आवाज बिल्कुल बदल चुकी थी, गहरी, भारी, किसी बूढ़े आदमी जैसी। मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ा, वहां भी वही आंखें, सैकड़ों लाल आंखें मुझे घेर चुकी थी। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई सीटी जैसी आवाज आई और फिर सारी परछाइयां धीरे धीरे पेड़ों के पीछे से बाहर निकलने लगी। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, लेकिन अधूरे। किसी का मुंह नहीं था, किसी की आंखें नहीं, किसी का आधा सिर गायब, जैसे उन्हें अधूरा ही दफना दिया गया हो। उनकी चाल अजीब थी, पैर जमीन पर रखे बिना खिसकते हुए मेरे तरफ बढ़ रहे थे। मैंने घबराकर मां का लॉकेट जेब से निकाला और हवा में ऊंचा उठा दिया। जैसे ही चांदनी उस लॉकेट पर पड़ी, उसमें से हल्की सी सुनहरी चमक निकली। एकदम से आसपास खड़े कुछ परछाइयां पीछे हट गईं। उनके चेहरे पर जलन सी उभर आई, जैसे आग में झुलस रहे हों। उनकी चीखें जंगल की खामोशी तोड़ने लगी। लेकिन बाकी परछाइयां नहीं रुकी, वो और तेजी से आगे बढ़ने लगी। मैंने पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, दूर रहो, ये मेरा भगवान है, तुम हमें कुछ नहीं कर सकते।
एक परछाई सीधे मेरे सामने आकर रुक गई। उसकी आंखें पूरी काली थीं और मुंह कान तक फटा हुआ। वो इतनी नजदीक थी कि उसकी सड़ी हुई बदबू मेरी सांस में उतर रही थी। उसने फुसफुसाते हुए कहा, भगवान, ये जंगल किसी भगवान को नहीं मानता, यहां सिर्फ हम हैं। उसकी आवाज सुनते ही मेरे कान बजने लगे। सिर भारी हो गया, आंखें धुंधली। ऐसा लग रहा था कि मैं बेहोश होने ही वाला हूं। लेकिन तभी लॉकेट अचानक और तेज चमकने लगा। उस रोशनी से वो परछाई चीखते हुए पीछे हट गई। उसकी त्वचा गलने लगी और वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। ये देखकर बाकी परछाइयां भी रुक गईं, जैसे पहली बार उन्हें डर महसूस हुआ हो। लेकिन ये डर ज्यादा देर नहीं रहा। कुछ ही पल बाद उन्होंने और तेज चीखें मारी और सब एक साथ मेरी तरफ झपटे। उनकी चीखों से पूरा जंगल कांप उठा। पेड़ों की डालियां टूटकर गिरने लगीं। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। मैंने सोनू को और कसकर पकड़ा और लॉकेट को छाती से चिपका लिया। मुझे समझ आ गया था, अगर इसे ढीला छोड़ा तो हम दोनों यहीं खत्म हो जाएंगे। अचानक लॉकेट से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा जंगल दिन जैसा उजाला हो गया। उस रोशनी में सब परछाइयां पीछे भागी। उनके चेहरे पिघलते मोम जैसे लग रहे थे। कुछ तो हवा में गायब हो गई, कुछ पेड़ों के पीछे भाग गई। लेकिन वो औरत, लाल साड़ी वाली, वो अब भी दूर खड़ी मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में जलन तो थी, लेकिन डर नहीं। उसने सिर्फ होंठ हिलाकर कहा, तू कितनी भी कोशिश कर ले, ये जंगल तुझे जिंदा नहीं जाने देगा। उसकी परछाई धीरे धीरे धुंध में घुलकर गायब हो गई। जंगल फिर से सन्नाटे में डूब गया। सिर्फ मेरी हाँफती हुई सांसें और सोनू की बड़बड़ाहट गूंज रही थी। मैंने कांपते हाथों से आसमान की तरफ देखा। चांद अब बादलों के पीछे छुप चुका था और मुझे समझ आ गया, यह तो बस शुरुआत है। जंगल एकदम शांत था, इतना शांत कि मेरी अपनी धड़कनें कानों में ढोल जैसी सुनाई दे रही थी। सोनू अब भी मेरी गोद में पड़ा था। उसका चेहरा चांदी की हल्की रोशनी में अजीब लग रहा था, जैसे वो मेरा सोनू ही ना हो। उसकी सांसें बहुत धीमी हो गई थी। कभी लग रहा था अब रुक जाएंगे, कभी अचानक सीने से सीटी जैसी आवाज निकलती। मैंने उसके गाल पर हाथ रखा, बर्फ से भी ज्यादा ठंडे। फिर मैंने उसके होंठों पर गौर किया। वो लगातार हिल रहे थे, पर इस बार आवाज साफ थी। सोनू बुदबुदा रहा था, मुझे मत रोको, मुझे जाने दे। उसकी आवाज बहुत अलग थी, गहरी, भारी, किसी और की, ऐसी जो मैंने उसके मुंह से कभी सुनी ही नहीं थी। मैंने झकझोरते हुए कहा, सोनू, होश में आ, ये तू क्या बोल रहा है? लेकिन वो अचानक आंखें खोल देता है और मैं पीछे हट जाता हूं। उसकी आंखें अब काली नहीं थी, बल्कि पूरी सफेद हो चुकी थी। पुतलियां गायब, सिर्फ सफेदी। ऐसा लग रहा था जैसे आंखों के भीतर कोई रोशनी जला दी गई हो। उसने मेरी तरफ देखा और दांत पीसते हुए कहा, तू क्यों भाग रहा है राहुल? यह जंगल तुझे बुला रहा है, यही तेरी मौत लिखी है। उसकी आवाज इतनी अजीब थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी तक में ठंडक दौड़ गई। मैंने कांपते हाथों से मां का लॉकेट उसकी छाती के पास लाकर रखा। जैसे ही लॉकेट उसकी त्वचा से छुआ, वो तड़प कर पीछे गिर पड़ा। उसके मुंह से काली धुएं जैसी भाप निकलने लगी। उसने दोनों हाथ जोर से हिलाए, जैसे कुछ छुड़वाने की कोशिश कर रहा हो। और उसी वक्त मैंने देखा, उसके सीने पर नीले नीले निशान उभर आए थे। वो ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने अंदर से नाखून गाड़ रखे हों। सोनू तड़पते तड़पते अचानक मेरी तरफ झपटा। उसकी ताकत अचानक 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने मुश्किल से उसे पकड़ा, लेकिन वो गला दबाने की कोशिश करने लगा। उसकी आंखों से पानी नहीं, खून की धार निकल रही थी और वो सिर्फ एक ही लाइन बार बार चिल्ला रहा था, ये शरीर मेरा है, ये शरीर मेरा है। मैं घबराकर जमीन पर गिरा और किसी तरह उसे धक्का देकर अलग किया। मां का लॉकेट फिर उसकी तरफ बढ़ाया। इस बार लॉकेट की रोशनी और तेज हो गई। सोनू चीखता हुआ पीछे लुढ़क गया। उसकी चीख इंसानी नहीं थी, जैसे कोई जंगली जानवर मरते वक्त चिल्लाता हो। कुछ ही पलों में उसकी आंखें फिर से सामान्य हो गईं। सांस भारी भारी चल रही थी। वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं हाँफते हुए उसके पास बैठ गया। पसीने से कपड़े गीले हो चुके थे। चारों तरफ जंगल अब भी उतना ही खामोश था।
लेकिन मेरे दिल में अब और बड़ा डर बैठ चुका था, क्योंकि साफ था ये औरत या ये जंगल सिर्फ मुझे ही नहीं चाह रहा, वो सोनू के शरीर पर भी कब्जा करना चाह रहा है। मैंने आसमान की तरफ देखा। चांद अब बादलों से बाहर निकल चुका था। हल्की रोशनी पेड़ों के बीच झर रही थी, लेकिन मेरे लिए वो रोशनी भी किसी अंधेरे जैसी ही थी। मेरे कानों में अब भी वही औरत की हंसी गूंज रही थी, हालांकि आसपास कोई नहीं था। मैंने खुद से कहा, राहुल, अगर सोनू को बचाना है तो ये जंगल छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली बार जब वो काबू में आएगा शायद तुझे ही मार डाले। मैंने कांपती हाथों से सोनू को फिर कंधे पर उठाया। पैर भारी लग रहे थे, पर चलना ही था। अब की बार सोच लिया, या तो रास्ता मिलेगा या मौत। मैं सोनू को कंधे पर डाले लड़खड़ाते हुए चल रहा था। पैर इतने भारी लग रहे थे कि हर कदम किसी पहाड़ जैसा। पसीना माथे से टपक रहा था, हालांकि रात बर्फ जैसी ठंडी थी। चारों तरफ वही सन्नाटा, सिर्फ पत्तों की सरसराहट और कभी कभी दूर से कोई जानवर चिल्लाने की आवाज। लेकिन पता नहीं क्यों उस आवाज में भी इंसानी कराह मिली हुई लगती थी। लगभग आधे घंटे चलने के बाद अचानक मुझे दूर एक हल्की पीली रोशनी दिखी। पहले तो लगा आंखें धोखा दे रही हैं, लेकिन जब फिर देखा तो वो रोशनी और साफ हो चुकी थी। मेरे दिल में एक उम्मीद जगी, शायद कोई ढाबा होगा या कोई चौकी, कोई इंसान मिल जाए तो मदद हो जाएगी। मैंने सोनू को कसकर पकड़ा और तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे पास पहुंचा, मुझे ढोलक और हारमोनियम की धीमी आवाज सुनाई दी। साथ ही कुछ लोग गा रहे थे, कोई भजन जैसा या फिर कोई लोकगीत। यह आवाज सुनकर मेरे कदम और तेज हो गए। इतनी देर बाद किसी इंसानी आवाज का एहसास मुझे राहत दे रहा था। आखिरकार जब मैं करीब पहुंचा तो देखा वो सच में एक छोटा सा ढाबा था, लकड़ी की झोपड़ी जैसा। बाहर टिमटिमाती पीली लाइट लटक रही थी। ढाबे के बाहर 4-5 आदमी बैठे थे। सबने धोती और कुर्ता पहन रखा था। सामने मिट्टी का चूल्हा जल रहा था और धुएं की गंध हवा में फैली हुई थी। उन्होंने मुझे देखा तो रुक गए। उनकी नजर सीधे सोनू पर गई, जो मेरे कंधे पर बेहोश पड़ा था। उनमें से एक सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा आदमी बोला, क्या हुआ भाई, ये आदमी मर गया क्या? मैंने हाँफते हुए कहा, नहीं, ये मेरा साथी है, जंगल में अचानक गिर पड़ा। कहीं कोई डॉक्टर या दवाई मिल जाए तो मदद हो जाएगी। बूढ़ा आदमी कुछ देर तक मेरी तरफ घूरता रहा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। फिर उसने बाकी लोगों को इशारा किया। 2 लोग तुरंत उठे और बोले, अंदर ले आओ इसे। मैं सोनू को लेकर ढाबे के अंदर गया। अंदर दीवारों पर लाल कपड़े टंगे थे। अगरबत्तियों की तेज गंध पूरे कमरे में फैली हुई थी। एक कोने में चौकी पर मिट्टी का बड़ा सा घड़ा रखा था, जिसमें से लगातार धुआं निकल रहा था। वो बूढ़ा आदमी वहीं आकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तू ठीक वक्त पर आया है। तेरे साथी पर किसी बुरी चीज का साया है, वरना अब तक इसका दम निकल जाता। मेरे होश उड़ गए। मैंने कांपते हुए पूछा, आपको कैसे पता? बूढ़ा धीमे धीमे हंसा। उसकी हंसी अजीब थी, जैसे गले में कुछ अटका हो। फिर बोला, बेटा, इस जंगल में जो आता है उससे छिपा कुछ भी नहीं रहता। हम सब ने भी बहुतों को आते जाते देखा है। उसकी बातें सुनकर मेरी रूह कांप गई। मतलब ये लोग यहां हमेशा से रहते हैं? बूढ़े ने बाकी आदमियों को इशारा किया। उन्होंने सोनू को जमीन पर लिटा दिया। फिर उनमें से एक ने अपनी जेब से काला धागा निकाला और सोनू के गले में बांध दिया। दूसरा आदमी मिट्टी के घड़े से कुछ सफेद राख निकालकर उसके माथे पर लगाने लगा। सोनू तड़पने लगा। उसकी सांस अचानक तेज हो गई और उसका शरीर कांपने लगा, जैसे किसी ने उसके भीतर आग जला दी हो। मैं डर गया और बोला, भाई धीरे, इसे चोट मत पहुंचाओ। लेकिन बूढ़ा सख्त लहजे में बोला, चुप रह, अगर इसे बचाना है तो इसमें से जो अंदर घुसा है उसे निकालना पड़ेगा। उसकी आंखें अब बहुत अजीब लग रही थी, कभी पीली चमक रही थी, कभी लाल। मैं हिल गया। यह आदमी मदद कर रहा है या कुछ और? तभी सोनू ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी सफेद पुतलियां फिर से वापस आ गई थी, लेकिन उसके मुंह से जो आवाज निकली वो सोनू की नहीं थी,
उसने वही भारी आवाज में कहा, तुम सब मुझे रोक नहीं सकते, ये शरीर अब मेरा है। ढाबे के अंदर माहौल अचानक और भारी हो गया। सोनू की वो गूंजती हुई आवाज दीवारों से टकराकर बार बार सुनाई दे रही थी। मैं सुन्न खड़ा था। बाहर अब भी वही ढोलक की आवाज चल रही थी, लेकिन अंदर की खामोशी सबको दबा रही थी। वो बूढ़ा आदमी मेरी तरफ झुककर बोला, देखा, हमने कहा था ना, यह साधारण बेहोशी नहीं है, इस पर जंगल की आत्मा का साया है। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी पीतल की घंटी निकाली और जोर जोर से बजाने लगा। उसकी आवाज पूरे ढाबे में गूंज उठी। बाकी 4 लोग भी उसके साथ अजीब सी धुन गाने लगे। उनकी बोली समझ में नहीं आ रही थी, जैसे किसी पुरानी भाषा में मंत्रोच्चार कर रहे हों। सोनू जमीन पर बेतहाशा तड़पने लगा। उसका पूरा शरीर ऊपर नीचे उछल रहा था। उसके हाथ पांव इतने जोर से हिल रहे थे कि मुझे डर था कहीं हड्डियां ही न टूट जाए। मैं घबराकर बोला, बस करो, ये सब बंद करो, इसे तकलीफ हो रही है। लेकिन बूढ़ा मेरी तरफ घूरते हुए गरजा, अगर इसे बचाना है तो चुप रह, ये शरीर अब उसका घर बन चुका है, निकालना आसान नहीं। अचानक मुझे कुछ अजीब दिखा। उन आदमियों के मुंह से जब मंत्र जैसी आवाज निकल रही थी तो उनके दांत साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन दांत सामान्य नहीं थे। उनके ऊपरी दांत लंबे और नुकीले लग रहे थे, जैसे इंसानी नहीं, किसी जानवर के हों। मेरे माथे पर पसीना छलक गया। मेरे अंदर शक और गहरा हो गया। ये लोग सच में मदद कर रहे हैं या फिर सोनू को किसी और चीज के हवाले कर रहे हैं। तभी बूढ़ा आदमी अचानक मेरी तरफ झुकाया। उसकी सांस में मिट्टी और खून जैसी गंध थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुझे पता है राहुल, तेरे साथियों की मौत क्यों हुई थी इस रास्ते पर? क्यों इतने ट्रक ड्राइवर लौट कर नहीं आते? मैंने कांपते हुए पूछा, क्यों? वो हल्के से मुस्कुराया और बोला, क्योंकि हम उन्हें यहीं रोक लेते हैं। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। अब सब साफ था। ये लोग इंसान नहीं थे, या फिर इंसान होकर भी इंसानों का खून चूसने वाले थे। मेरे सामने सोनू तड़प रहा था। उसका शरीर जैसे 2 ताकतों के बीच फंस चुका था। एक तरफ वो औरत की आत्मा, दूसरी तरफ ये ढाबे वाले। मैंने कांपते हुए मां का लॉकेट कसकर पकड़ लिया। जैसे ही मैंने लॉकेट उठाया, बूढ़े आदमी की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पहली बार डरकर पीछे हटते हुए कहा, ये कहां से मिला तुझे? इस चीज को यहां मत ला, ये हमारी तासीर जला देगा। बाकी 4 आदमी भी अचानक चुप हो गए। उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था, जैसे मैंने किसी ऐसे हथियार को छू लिया हो जो उनकी असलियत को राख कर सकता था। मैंने गुस्से और डर में चिल्लाकर कहा, दूर हटो, ये मेरा साथी है, इसे छुओ मत। फिर मैंने लॉकेट सोनू की छाती पर रख दिया। तुरंत उसके शरीर से एक तेज चीख निकली। ऐसा लगा जैसे अंदर बैठा कोई और ही जल उठा हो। कमरे की दीवारों पर टंगी लाल चुनरियां अचानक हवा में लहराने लगीं। मिट्टी का घड़ा जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। उससे काला धुआं निकलने लगा और धुएं में कई अजीब आकृतियां नजर आने लगीं। बूढ़ा आदमी गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, तूने हमारी साधना बिगाड़ दी, अब तू भी बचेगा नहीं। वो और बाकी लोग धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगे। उनकी आंखें अब पूरी तरह लाल हो चुकी थी। होंठों से खून टपक रहा था और उनके नाखून किसी जानवर के पंजों की तरह लंबे हो चुके थे। मेरे सामने अब 2 ही रास्ते थे, या तो मैं यहीं खड़ा रहकर उनके हाथ चढ़ जाऊं, या फिर किसी तरह सोनू को उठाकर बाहर भागूं। दिल ने कहा, रुकना मौत है, भागना ही जिंदगी। मैंने कांपते हुए सोनू को कंधे पर उठाया और पूरी ताकत से दरवाजे की तरफ भागा। पीछे से उन सबकी चीखें गूंज रही थी, भाग नहीं पाएगा, ये जंगल तुझे निगल जाएगा। मैं पूरी ताकत से भाग रहा था। सोनू का वजन इतना था कि हर कदम पर घुटने जवाब दे रहे थे, लेकिन पीछे से आती उन दानवी चीखों ने मुझे रुकने ही नहीं दिया। ढाबे की वो पीली रोशनी धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। अब फिर वही काली घनी रात, पेड़ों के बीच से हवा की सनसनाहट और मेरे अपने हाँफने की आवाज। अचानक पीछे से लकड़ियों के टूटने की आवाज आई, जैसे कोई बहुत तेजी से भाग रहा हो। मैंने एक नजर पीछे डाली और देखा कि वो 4 आदमी अब इंसान नहीं बचे थे। उनके शरीर लंबे हो चुके थे, हाथ पांव जानवर जैसे। उनकी चाल 4 पैरों पर बदल चुकी थी, जैसे भेड़िए या लोमड़ी हो।
लेकिन चेहरे अब भी इंसानी थे और उन चेहरों पर खून से लथपथ मुस्कान। मैंने कांपते हुए अपनी रफ्तार और तेज कर दी, लेकिन अंधेरे में कदम कहां पड़ रहे हैं कुछ साफ नहीं दिख रहा था। कभी जड़ से टकरा जाता, कभी कांटों में फंस जाता। कंधे पर लदा सोनू बार बार सरक रहा था। हे भगवान, बस किसी तरह इनसे बचा ले। मैं मन ही मन यही बुदबुदा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद मुझे फिर वही औरत दिखाई दी। हाँ, वही औरत जिसे मैंने सड़क पर देखा था, लाल साड़ी में, खुले बाल और आंखें जलती हुई कोयले जैसी। वो पेड़ों के बीच खड़ी थी और इस बार वो हंस रही थी। उसकी हंसी की गूंज इतनी खौफनाक थी कि रगों में खून जम गया। मैं ठिठक कर रुक गया। पीछे से वे दरिंदे आ रहे थे और सामने वो औरत खड़ी थी। दोनों तरफ मौत ही मौत। मेरी सांसें तेज हो गईं। दिल ऐसा धड़क रहा था मानो सीने को तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पांव जमीन को छू भी नहीं रहे थे, जैसे हवा में तैर रही हो। उसने सीधा मेरी आंखों में देखा और धीमी आवाज में बोली, राहुल, तुझे तो मैंने पहले ही बुलाया था, अब क्यों भाग रहा है? उसकी आवाज मीठी थी, लेकिन भीतर झर भरा था, जैसे कोई सांप कानों में फुसफुसा रहा हो।